So measure of dispersion, as we have discussed that based on the selected items, as we made a master plan. So on the basis of the master plan, the first method for the measure of the dispersion is, and that is range. That is range. So what is range? Simple thing is, range is the difference between the value of largest item and the value of smallest item included in the distribution. ये तो टेक्निकल में बात होगी। तो अब मैं इसको जो है सिंपल सी बात होगी कि रेंज किसका डिफरेंस है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अच्छा, इसको हम मेजर करने के लिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, एक हमारे पास क्या है? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रेंज होता है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रेंज। अब इसमें मेरे पास एक है इंडिविजुअल, और अब तो आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है और डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। उस केस में मेरा जो फार्मूला बनेगा, वो फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम आपके साथ रट्टा नहीं मारेंगे, हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रेंज है और साथ में सीरीज मेरी इंडिविजुअल और डिस्क्रीट है, तो यहां पे मेरा R हो जाएगा L माइनस S। तो L का मतलब क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू। S का मतलब क्या है? हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू। सिंपल हो गया। अच्छा, अब मेरे पास जो सेकंड होता है, ये तो था मेरा फॉर इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट। दूसरा है मेरे पास फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। देखो, इसके लिए अगर मैं कंटिन्यूअस सीरीज की बात करूं तो दो बातें हो सकती हैं मेरे पास। यहां पे R जो है वो UL माइनस LS हो सकता है। अब आपको पता है R का मतलब क्या हुआ? रेंज हो गया। UL का मतलब यहां पे है अपर लिमिट ऑफ, नाम ही बोल रहा है, अपर लिमिट ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्लास। और फिर आप बोलेंगे LS का मतलब क्या हुआ? तो सिंपल ही हो गया, लोएस्ट लिमिट ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू क्लास। लो जी। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ये तो मेरा एक फर्स्ट मेथड आ गया। एक कई बार हम दूसरा मेथड भी लगा लेते हैं, जैसे क्योंकि हम मिड वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो वहां पे आपकी मर्जी है, तो वहां पे मैं ML कर दूंगा और माइनस MS कर दूंगा। अब आप बोलेंगे ML का मतलब क्या होगा? यहां पे ML का मतलब होगा मिड पॉइंट ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू क्लास। लो, मिड पॉइंट ऑफ बाकी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास। और अब आप बोलेंगे MS का मतलब क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास। ठीक है जी, ये लिख देता हूं, लार्जेस्ट वैल्यू क्लास। और MS का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू क्लास। अच्छा, ये तो हो गया मेरा एब्सोल्यूट। तो ये मेरा एक हो गया नंबर 1। ये मेरे पास नंबर 2 क्या है जी? रिलेटिव मेजर ऑफ रेंज। आपको पता है रिलेटिव मेजर, रिलेटिव हमने टर्म डिस्कस करी थी। तो दोबारा से मैं फॉर्मूला बनाता हूं किसके लिए? फॉर इंडिविजुअल और
डिस्क्रीट सीरीज के लिए, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए। तो आपको पता है वहां हम क्या कैलकुलेट करते हैं जी, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल माइनस एस डिवाइडेड बाई एल प्लस एस। बन गया फार्मूला। उसी तरह से मेरे पास फॉर, क्योंकि रेशियोज में मैं बताया था मैंने आपको कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज में दोबारा से मैं ये बता रहा था आपको कि मेरे पास क्या है, दो मेथड है। तो फर्स्ट मेथड में मेरे पास क्या बन गया, तो यहां पे भी मेरा क्या कैलकुलेट होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो है वो किसके बराबर हुआ, यू एल माइनस एल एस डिवाइडेड बाय यू एल प्लस एल एस। और दूसरा मेथड मेरे पास क्या आ गया, यहीं से उठाया मैंने, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। दूसरे मेथड में मेरे पास क्या हो जाएगा, एम एल माइनस एम एस डिवाइडेड बाय एम एल प्लस एम एस। लो जी, तो फॉर्मूला क्रिएट हो गया। तो ये मेरी जो कैलकुलेशन है। अब आप बोलेंगे कि इसकी इंटरप्रिटेशन करो जी रेंज की, कि एक आम आदमी को अगर मैंने समझाना हो कि जी इसका मतलब क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन ऑफ रेंज, तो आपने क्या बोलना है, मान लो कि आपने ये बोलना कि दो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी एवरेज जो है वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जिसका डिस्ट्रीब्यूशन में स्मॉल रेंज है, पहले भी आपको मैंने कंसेप्ट क्लियर किया है, तो उसको बोलेंगे कि लेस डिस्पर्सन है। और जिस डिस्ट्रीब्यूशन में लार्ज रेंज होगी उसमें आपने बोलना कि मोर डिस्पर्सन है। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया जी, लेस डिस्पर्सन। और अगर लार्ज है तो आप उसको क्या बोलेंगे जी, मोर डिस्पर्सन, मोर डिस्पर्सन। ठीक है जी। तो देखो अभी तक हमारे पास अगर इसका हमने मेरिट्स और डिमेरिट्स है, वैसे मैं इसके लिए अलग से आपको बताऊंगा, क्योंकि आज मैं आपको फार्मूले क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो बताऊंगा। जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके लिए मैं, या कैलकुलेशन का पार्ट है उसके लिए मैं आपको एक अलग से लेक्चर जिसमें ये भी आपका रिवाइज होगा। इसलिए मैं आज आपको सबसे पहले ये जो इसके बेसिक्स है ना, उन बेसिक्स को क्लियर करता हूं, और फिर जो थ्योरेटिकल पार्ट आपका होगा वो मैं इसी के साथ जो है वो आपको कैलकुलेशन करके दूंगा। ठीक है जी। अब आपके पास तो ये मेरे पास पहला मेथड आ गया, किसके लिए, रेंज के लिए। यही था जी आपका रेंज का। ओके, अब चलते हैं हम दूसरे मेथड की तरफ को। और वो जो दूसरा था हमारे पास, उसको हमने बोला था इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब आपको इसमें क्या है, नॉलेज होना चाहिए किस चीज का, क्वार्टाइल का। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूं आपको, फिर उसको एक लेमैन की लैंग्वेज में समझाऊंगा। इंटरक्वार्टाइल रेंज represents the difference between, फिर मैं आपको कंटिन्यूटी में एक लेक्चर भेजूंगा आपको, जिसमें मैं सारी बातें जो है वो समरी बना करके जो आप अंडरस्टैंड करेंगे। पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंटरक्वार्टाइल रेंज रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन, क्या ये होता है जी, अपर क्वार्टाइल एंड, अच्छा आपको अपर क्वार्टाइल किसको बोलते हैं जी हम, Q3। ये तो हमें पता है जी, आपने हमें डायग्राम से समझाया है। बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल, और लोअर क्वार्टाइल कौन सा होता है, Q1 होता है। आपको पता नहीं ये डायग्राम कितने पार्ट में डिवाइड करना था, हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। तो पहला क्या था Q1, दूसरा क्या था मेरा Q2, और तीसरा क्या था मेरा Q3। तो ये अपर क्वार्टाइल था, ये लोअर क्वार्टाइल है। तो हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। तो अब आपको पता है कि Q1 की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, साइज ऑफ n+1 बाय 4th आइटम।
ठीक है जी, वो तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में। उसी तरह से अगर आप Q3 की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं कि जी 3n+1/4 आइटम। अब आप ये मत पूछो क्योंकि हमें पता है कि क्या होता है। अगर आपको पता है तो चलिए फिर फार्मूला ही जो क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर आपको फार्मूला क्रिएट करना है तो उस केस में हमारा जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, तो हमारे पास सिंपल है, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा, सिंपल है जी, इंटर, ये आगे के लिए बेस बन रहा है, आपको जो नेक्स्ट वाला है उसके लिए बन रहा है। इंटरकोटाइल रेंज किसके बराबर होगा जी सिंपल है जी, Q3 माइनस Q1। लो जी, अब आपको पता है कि Q3 और Q1 की कैलकुलेशन इंडिविजुअल में कैसे कैलकुलेट होती है, डिस्क्रीट में कैसे कैलकुलेट होती है, और कंटिन्यूअस में अब आपको पता है, अगर नहीं है तो पीछे वाला लेक्चर आप जरूर देखिएगा। कंटिन्यूअस में हम सिर्फ क्या करते हैं, n/1 लेते हैं, वहां पे हम n+1/4 आइटम लेते हैं। ठीक है जी। उसी तरह से अगर आपको जो भी कैलकुलेशन करनी होती है, परसेंटाइल रेंज में क्या होता है, P90 माइनस P10 की बात हम वहां पे करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं चलते हैं तीसरे को। मैंने बताया ना ये बेस है आपके लिए, एक्चुअली जो मेन है वो थर्ड बनने वाला, उससे भी आगे हम बढ़ेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, दैट इज नोन एज क्वार्टाइल डेविएशन। देखिए क्वार्टाइल डेविएशन में हमारे पास जो क्वार्टाइल डेविएशन है उसको हम कुछ क्या भी बोल सकते हैं, इसका ना एक और नाम है, दैट इज नोन एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब मैंने क्या किया, इंटर क्वार्टाइल रेंज के साथ क्या वर्ड लगा दिया, सेमी लगा दिया। देखिए सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज के साथ मैंने क्या लगा दिया जी, सेमी लगा दिया। अगर मैं सेमी वर्ड लगा रहा होता हूं तो अब मुझे आता है कि ये क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है। तो अब ये इसी वर्ड से देखो मैं ये आपका डिफाइन कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा क्वार्टाइल डेविएशन को हम ऐसे लिखते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन इज हाफ ऑफ द डिफरेंस between अपर क्वार्टाइल यानी कि Q3 एंड लोअर क्वार्टाइल। बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इसी के ऊपर, और कोई दिक्कत होगी तो मैं बार बार इसको जो है, लोअर क्वार्टाइल Q1। अभी तो मैंने थ्योरी की बात आपसे कही। इट मींस क्वार्टाइल डेविएशन क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट द एवरेज अमाउंट बाय विच द टू क्वार्टाइल डिफर फ्रॉम द मीडियन। क्या मतलब हुआ, ठीक है जी, मैं अभी आपसे ये बात डिस्कस करूंगा। देखो अब मैंने ये बनाया तो इसका फार्मूला बना दूंगा आपके लिए, तो ठीक है, मैं फार्मूला फिर यहां पे मैं थ्योरेटिकल आपको बात करता हूं। तो पहला मेरे पास आ जाता है कौन सा जी, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कैसे फार्मूला क्या बनेगा जी, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया क्या है जी, क्वार्टाइल डेविएशन इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, तो Q3 माइनस Q1, यही तो हमने इंटर क्वार्टाइल, और उसका हाफ है तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। लो जी, मेरा फार्मूला बन गया अब यहां पे। अच्छा, अब देख, अगर मेरे पास ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में है, अगर मेरे पास है रिलेटिव मेजर ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो सिंपल सी बात है, देखो Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 को डिवाइड करूंगा अगर मैं Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 से, तो भी क्या होगा, तो भी आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, वो भी मैं आपको प्रूव करके दूंगा। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। अब आप बोलेंगे ये कैसे आया,
अरे सिंपल सी बात है, लो इसको मैं आपको रेड से बता देता हूं। देखो यहां पे अगर मैं Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, फिर उसके बाद उसको मैं Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2 के साथ डिवाइड करूंगा, तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाए? तो ये इसको अगर मैं फर्दर इसकी कैलकुलेशन करूं तो क्या बन जाएगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। 2 से 2 कट जाएगा, बोलो क्या रह गया? यही रह गया, तो ये फार्मूला बन गया। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ? अब आपको हमने बताया था एक स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं अब आपको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की भी एक बिल्कुल जो सटीक बात है वो मैं आपको बताता हूं, उसको मैं प्रूव करता हूं। बोलता क्या है? इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, जिसका मीन मीडियन मोड जो है वो एक ही होता है, और जिसके लिए मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया कि जैसे मंदिर की घंटी होती है ना, जो वो एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये मैं अब आपको प्रूव करके दूंगा। इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, the two quartiles, कौन से क्वार्टाइल्स? Q1 एंड Q3, ये बता रहा हूं मैं आपको, आर equidistant from the median, यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं कि मीडियन माइनस इक्विडिस्टेंट है Q1 इज इक्वल टू Q3 माइनस मीडियन। बिल्कुल, इसको अब मैं आपको प्रूव करके दूंगा। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? अगर मैं इसका रिजल्ट लिखने की कोशिश करूं तो मैं लिखूंगा मीडियन प्लस माइनस क्वार्टाइल डेविएशन covers exactly 50% of the observations of the distribution. लो जी, ये चीज अब हम आपको प्रूव करके देंगे। ओके, आपको पता है कि हमने क्या किया था उस टाइम? डिस्ट्रीब्यूशन लिया था हमने। ओके, और ये है मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्वार्टाइल, ये क्वार्टाइल है, और डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल का मतलब उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मेरे को कितने क्वार्टाइल चाहिए? 3 चाहिए। तो 3 क्वार्टाइल मेरे पास क्या होंगे? Q1, Q2 और Q3। और आपको यह भी पता है कि ये कितना परसेंट कवर करता है? 25%। ये कितना कवर करता है? 25%। ये कितना कवर करता है? 25%। ये कितना कवर करता है? 25%। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब क्या है? जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो किसके बीच का डिफरेंस है? वो डिफरेंस है Q1 और Q3 के बीच का डिफरेंस है। ठीक है जी। ये देखो, ये है मेरा Q1 से लेकर के ये Q1 से लेकर के Q3 का। अगर Q1 से Q3 का डिफरेंस, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या था? Q3 माइनस Q1। अब देखो Q3 माइनस Q1। अब आप मुझे बताओ इसके बीच में कितना परसेंट एरिया कवर हुआ? 50% हुआ ना जी, 50%। क्यों? 25 ये हुआ, 25 ये हुआ। ये वाला तो हमने पूछा ही नहीं, इस एरिया को हमने पूछा ही नहीं। जब नहीं पूछा तो ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर होगी। अच्छा, सॉरी, ये मैं गलत लिख दिया, ये Q2 है। अच्छा, अब आपको यह भी पता है कि मीडियन किसके बराबर होता है? मीडियन किसके बराबर होता है? आपको याद है मैंने क्या लिखा था वहां पे कि Q1 किसके बराबर होता है? n+1/4 आइटम होता है। फिर मैंने बोला Q2 किसके बराबर होता है? तो आपने क्या किया था? 2n+1 डिवाइड बाई 4 किया था, 2 से इसको डिवाइड किया था, तो Q3 किसके बराबर आ गया था? n+1 डिवाइड बाई 2। और n+1/2 किसके बराबर होता है? याद करो जरा, मीडियन के बराबर होता है। इसलिए Q2 को हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं ना इसको।
सो दिस इज नोन एज मीडियन, Q2 इज ऑल्सो नोन एज मीडियन। मैंने आपको रिलेशनशिप में सिखाया था ना ये, दिस इज ऑल्सो टू बी कॉल्ड हियर एज ए मीडियन। अब हमारे पास क्या है कि ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द टू क्वार्टाइल्स Q3 एंड Q1, सॉरी Q3 एंड Q1 आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन। तो मीडियन कौन हुआ, ये लो जी Q2। मीडियन क्या हुआ जी यहां पे Q2, मैं वैसे लिख रहा हूं आपके लिए। अब मीडियन माइनस Q1, ये देखो मीडियन से लेकर के अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक आऊं तो कितना परसेंट है, 25%। अगर मैं Q3 से मीडियन की तरफ को आऊं, देख लो, तो ये मीडियन है, ये यहां से मैं यहां तक आऊं तो भी कितना हुआ, 25%। तो बताओ कि इस Q2 से लेकर के Q1 का डिस्टेंस क्या है और Q2 का डिस्टेंस कितना है, बराबर है ना डिस्टेंस। सो दीज आर टू बी कॉल्ड हियर एज ए इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन, यानी कि मीडियन से दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। लेकिन ये किसके लिए किया है उसने, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अभी मैं आपको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनाकर बताता हूं। ये मेरे पास आ गया सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और इस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में यहां पे मेरे पास क्या है, मीन, मीडियन और मोड जो है वो तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो यहां पे मैं लाइन खींच दूं, ये वाली लाइन खींच दी, ये वाली लाइन मैंने खींच दी, क्या हो गया जी, इस एरिया में कितना परसेंट, कितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, 25%। इसमें कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, 25%। अगर ये 25% है तो बीच में कितना एरिया बच गया, ये देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन का कितना एरिया बच गया, 50% बच गया कि नहीं बच गया। तो अब मेरे पास क्या आ गया, अब क्या बोल रहा है कि मीडियन इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, द टू क्वार्टाइल्स Q3 एंड Q1 आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन। तो मीडियन कौन हो गया, Q2 हो गया, वो हमने बताया। तो इसको बोलते हैं मीडियन माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 माइनस मीडियन। तो इसलिए मीडियन प्लस माइनस क्वार्टाइल डेविएशन। तो मीडियन का मतलब क्या था, क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब मीडियन से लेकर के Q3 और मीडियन से लेकर के Q1 के बीच में कितना एरिया कवर करता है, वो एग्जैक्टली 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो ये देखो आपके सामने क्या है, 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये जो 50% है ये इसने क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया कि नहीं कर दिया। तो अगर ये इग्नोर कर दिया तो यहां पे ये तो मैंने आपकी कैलकुलेशन कर दी, तो ये प्रूव हो गया कि नहीं प्रूव हुआ। सो दिस हैज बीन प्रूव्ड नाउ। अब बताओ आप, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन किसके बराबर होगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, और क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, अब अगर आपको इंटरप्रिटेशन करनी है तो हम क्या बोलेंगे, अगर मेरे पास ये स्मॉल क्वार्टाइल डेविएशन आता है तो हम क्या बोलेंगे, स्मॉल क्वार्टाइल डेविएशन। ये इसकी बात अब आपको हम सिखा देते हैं कि स्मॉल क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो क्या होगा। तो देखो अगर मेरे पास इंटरप्रिटेशन है, अगर मेरा स्मॉल क्वार्टाइल डेविएशन दैट इज ए स्मॉल वेरिएशन, यानी कि हाई यूनिफॉर्मिटी किसमें, इसमें जो है आपकी हाई यूनिफॉर्मिटी है, देयर इज ए हाई यूनिफॉर्मिटी अमंग द सेंट्रल 50% आइटम ऑफ द सेंट्रल। ये जो 50% आइटम्स हैं इनके बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है, वो यूनिफॉर्म है, उसमें जो है असिमेट्रिकल नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास ये हाई क्वार्टाइल डेविएशन है तो हाई क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब होगा कि मेरे पास लो यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन लो यूनिफॉर्मिटी किसके बीच में होगी, सेंट्रल की 50% आइटम में। किस आइटम में, 50% आइटम में। तो हमारे पास इसकी ये देखना, जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां पे एक लिमिटेशन आती है, और वो लिमिटेशन क्या होगी मैं यही आपको बताता हूं। वो बोलेगा इट इग्नोर्स 50% आइटम्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपल सी बात है, ये वाले आइटम वो 50% कवर करता है, ये वाले नहीं करता, क्योंकि रेंज का मतलब क्या होता है, Q3 माइनस Q1। सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक की आइटम को कर रहा है, ये वाले आइटम जो है वो छोड़ रहा है, इसलिए वो वहां पे हमारी ये लिमिटेशन बन जाती है क्वार्टाइल डेविएशन की। अब हम क्या करेंगे, रेंज और इंटरक्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन का अगर हमें अब बेसिक क्लियर हो गया है, अगर हमारे फंडामेंटल्स क्लियर है, तो पहले हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे, फिर हम आगे वाले मेथड के ऊपर मूव करेंगे। जैसा हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसकी शुरुआत करी थी, तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि हम व्हाई वी हैव टू स्टडी द डिस्पर्सन। हमने आपको 2 रीज़न दिए थे। उसके बाद हमने आपसे डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ डिस्पर्सन। फिर हमने ये बात करी थी आपसे व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेजर ऑफ द डिस्पर्सन। और उसके बाद
हमने आपसे डिस्कस किया था कि एक हमने मास्टर प्लान बनाया था जिसमें कि हम डिस्पर्सन को मेजर करते कैसे हैं, और उसके बाद हमने मास्टर प्लान के बाद हमने डिफरेंट मेथड्स दिए थे। तो आज हम जितनी भी डिस्कशंस हमने करी है उसका एक रिवीजन और कैसे वो इंटरलिंक्ड है उसकी बात करेंगे। तो जैसे हमने कहा था कि नाउ अब आप, क्योंकि हमने बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं आपके क्लियर कर दिए हैं, अब हम जल्दी से इसके एक रिवीजन करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और कैसे आपको अब टेक्निकल टर्म्स में इसको कैसे पढ़ते हैं वो हम बात करेंगे। सो जैसे हमने कहा कि वाई वी स्टडी डिस्पर्सन, तो जैसे हमने कहा था कि एवरेज है या मीन, जैसे मीडियन है, ये तो सिर्फ सेंटर को लोकेट करता है, लेकिन ये किस तरफ को वेरी कर रहा है, किस तरफ को स्प्रेड कर रहा है, वो नहीं बताता था। एवरेज आपको वो चीज़ नहीं बताती थी, इसलिए जो डिस्पर्सन है हमें पढ़ना पड़ा। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि व्हाट इज़ डिस्पर्सन। तो हम एज वी नो डिस्पर्सन, स्कैटर, स्प्रेड, वेरिएशन, जो एक तरह से सेंट्रल वैल्यू से आइटम्स कैसे वेरी करती हैं वो बात हमें बताता है। ये हमें एक डिग्री ऑफ वेरिएशन बताता है लेकिन डायरेक्शन नहीं बताता। तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग द डिस्पर्सन, आपको अब आप रिकलेक्ट कर लीजिएगा। हमने आपसे बात करी थी कि हम एवरेज के ऊपर रिलायबल नहीं रह सकते, इसलिए उसकी रिलायबिलिटी, अगर एवरेज की रिलायबिलिटी को सस्टेन करना है, मेंटेन करना है, वेरीफाई करना है, तो हमें डिस्पर्सन पढ़ना पड़ेगा। फिर हमने 2 यूनिट्स लिए थे, उसका कंपैरिजन किया था, क्योंकि इस दोनों का मीन क्या था, सेम था। तो जब दोनों का मीन सेम था तो कौन सा बेटर है, हमने डिस्पर्सन की हेल्प से वो हमने फाइंड आउट किया था। फिर उसके हमने फैसिलिटेट कंट्रोल, आपको पता क्वालिटी कंट्रोल को चेक करने के लिए भी हमने आपसे बात करी थी कि कैसे हम कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के में अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसको डिस्पर्सन की हेल्प से एक रेंज तक जो है वो हम जो एरर होती है उस एरर को हम इग्नोर करते हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर वेरिएशन के बाद जो है हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि कोई ना कोई डिफेक्ट है। और इसके अलावा ये, जैसे हमने कहा कि इट फैसिलिटेट्स टू यूज़ द ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स, क्योंकि हमने फर्दर जैसे कोरिलेशन पढ़ना है, रिग्रेशन पढ़नी है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस करना है, तो उसके लिए भी हमें ये डिस्पर्सन हेल्पफुल रहेगा। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन। एक तो ये बात है कि ये सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट होना चाहिए। रिजिडली डिफाइंड, यानी कि आप चाहे ए डिफाइन करें, ए बी अप्लाई करें, लेकिन इसका रिजल्ट सेम होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स, ये हम जितना भी हमारे पास डेटा दे रखा है उसी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। मतलब इट वुड प्रोड्यूस मोर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़, वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। amenable to algebraic, amenable to further algebraic treatment। इसका मतलब क्या है कि the means combining the groups, calculation of missing values, adjustment, wrong entries, which are possible without the knowledge of the actual value of the all item. Such treatment should be possible with a good measure of the dispersion also. Sampling stability की बात है, it means the average difference between the values obtained from the sample and the corresponding value from the population should be the least। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आप सैम्पल से स्टडी कर रहे हैं और जो पॉपुलेशन के लिए आपने एक कोई बात इन्फर करी है, उसको जनरलाइज करने की कोशिश करी है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होना चाहिए। सो इट इज़ सो फार ए मेजर ऑफ डिस्पर्शन विच इज़ टू बी नोन एज द बेस्ट मेजर, जिसके थ्रू हम ये बात कर सकते हैं। नॉट अनड्यूली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम आइटम्स। तो जो इतनी भी एक्सट्रीम आइटम्स हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, तो कई बार वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बताती है, लेकिन अगर डिस्पर्सन है और कोई एक्सट्रीम वैल्यू है, इट शुड नॉट अफेक्ट आवर डिस्पर्सन। तो जैसा अभी तक ये हमने ये बातें करी, तो ये लिस्ट जो है कोई ज़्यादा कंप्लीट आइटम्स नहीं है प्रॉपर्टीज़ की,
ये, बट दीज आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स विच ए गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन शुड पोजेस, ये होनी चाहिए उसमें। फिर हमने जो मास्टर प्लान तैयार किया था कि हम डिस्पर्सन की, तो हमें बात पता चल गई कि डिस्पर्सन होता क्या है, लेकिन इसको हम मेजर कैसे करेंगे। तो उसको मेजर करने के लिए हमने दो तरह से डाटा को डिवाइड किया था, एक एब्सोल्यूट और दूसरा जो है रिलेटिव। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हमने बात करी थी जब आपके पास सेम स्टैटिस्टिकल यूनिट होते हैं, ओरिजिनल डेटा दे रखा होता है, चाहे वो किलोग्राम्स में है, टन्स में है, किलोमीटर्स में है, रुपीज़ है, तो तब हम जो दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और उनके जो यूनिट्स हैं सेम हैं और सेम एवरेज साइज़ है, तो हम उसको कंपैरिजन करने के लिए हमें एब्सोल्यूट डेटा की ज़रूरत पड़ती है। सो दीज मेजर्स are not suitable for the comparing of the variability of the two distribution having variable expressed in different units। अगर ऐसा होगा तो एब्सोल्यूट नहीं चलेगा। बेस्ड ऑन सेलेक्टेड आइटम्स, लेमैन की लैंग्वेज में, जिसको कि टेक्निकल लैंग्वेज में हम बेस्ड ऑन सैंपल बोलते हैं। बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स का मतलब है कि जिसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। और जब बेस्ड ऑन सेलेक्टेड आइटम्स होती है तो उसको हम दो मेथड होते हैं हमारे पास, एक रेंज होती है और एक हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है, जिसको हम क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं। बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स में मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। उसके बाद जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन है ऑन द सेम लाइंस, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन जिसमें हम कॉफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे डेटा जो आपके पास दे रखा है और उसका डिफरेंट यूनिट्स हैं। एक जैसे मान लीजिए किलोमीटर में है तो दूसरा मीटर में है, एक रुपीज़ में है तो दूसरा ग्राम्स में है। तो उस केस में जब हम कंपैरिजन करना हो तो हम एक रेशियो उसकी हेल्प से करते हैं। तो रेशियो ऑफ मेजर ऑफ द एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन इज एन एप्रोप्रिएट एवरेज फॉर द सिलेक्टेड आइटम ऑफ डेटा। उसके लिए हमने रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन को हम मोस्टली हम क्या कहते हैं, आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ हम कॉफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन की कैलकुलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रिलेटिव मेजर। अगर हमारे पास सेलेक्टेड आइटम्स हैं तो हम एक कॉफिशिएंट ऑफ, वहाँ रेंज कैलकुलेट करते थे, यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करेंगे। वहाँ क्वार्टाइल डेविएशन है तो यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन करेंगे। ये सैंपल के बेस के ऊपर है। अगर बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स होगा तो कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है तो कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे, जिसको कि हम कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं। वो भी हमने आपसे जो हैंडमेड आपको हमने कंसेप्ट क्लियर किए थे, उसकी हेल्प से आपको हमने पूरा कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। फिर हमने उसकी इंटरप्रिटेशन करी थी कि अगर स्मॉल वैल्यू फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन इंडिकेट्स दैट द डाटा आर क्लस्टर्ड क्लोजली, आपको हमने कर्व बना के बताए थे। इसका मतलब है कि वो जो मीन है वो बिल्कुल नैरो है और जो मीन है वो उस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर एक लार्ज मेजर ऑफ डिस्पर्सन है तो इसका मतलब है कि वो डाटा रिलायबल नहीं है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। आपको हमने एक एग्जांपल बताया था जिसमें फैक्ट्री में जो था वो एज, वर्कर की एज थी, एक 18 ईयर्स था, एक आपके पास 85 ईयर्स था, जो कि एवरेज जो थी 50 आ रही थी। उसका डिस्पर्सन जो था वो लार्ज था, इसलिए वो डाटा जो था वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। तो जो पहला मेथड हमारे पास चलता आता है वो है दैट इज़ रेंज। तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो है वो डिस्पर्सन का वो रेंज ही है। अनग्रुप डेटा, जिसको हम इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं, डिस्क्रीट, तो रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज इन ए सेट ऑफ डेटा। तो रेंज का मतलब हमने आपको वहाँ भी बताया था, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू। रेंज ओनली टेक्स इनटू द अकाउंट द मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज, चाहे एक्सट्रीम वैल्यूज आपकी लोअर साइड में है, चाहे एक्सट्रीम वैल्यू आपकी हायर साइड में है। तो दिस में नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑफ द पॉपुलेशन। वहाँ हमने आइडियल प्रॉपर्टी में बात करी थी कि इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स, लेकिन हम तो यहाँ पे सिर्फ क्या लेते हैं, दो फिगर्स लेते हैं और उसी के बेस के ऊपर रेंज की कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका मतलब वो जो पॉपुलेशन है, जो पूरा डेटा है, वो उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है। अब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ए सैम्पल ऑफ 5 अकाउंटिंग ग्रेजुएट्स रिवील्ड द फॉलोइंग स्टार्टिंग सैलरीज हैं हमारे पास। बीकॉम है, अकाउंटिंग जानते हैं, उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो एक 22,000 है, 28,000 है, 31,000 है, 23,000, 24,000 है। अब देखो इसमें
अगर आप हाईएस्ट फिगर देखें तो यहाँ 31,000 है, लोएस्ट फिगर देखें तो 22,000 है। इसका मतलब हर ग्रेजुएट को हाईएस्ट सैलरी 22,000। इसका मतलब द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू विच इज़ 31,000 माइनस 22,000 विच इज़ इक्वल टू 9,000। अगर मुझे कॉफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करनी है तो हमने बताया था आपको कि कॉफिशिएंट ऑफ रेंज जो है वो लोएस्ट वैल्यू माइनस लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसकी जो कैलकुलेशन है वो हम कैसे करते हैं, अब देखिए आपके पास ये डेटा दे रखा है और आपको बोला है कि यू प्लीज़ कैलकुलेट द रेंज एंड कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। अब देखिए मार्क्स दे रखे हैं 5, 15, 25, 35, 45, 55। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 10, 20, 30, 50, 40 एंड 30। इसके बेस के ऊपर हमने कैलकुलेशन करनी है। तो अगर आप यहाँ देखें तो लार्जेस्ट टर्म जो है वो 55 है, स्मॉलेस्ट टर्म जो है 5 है। ये देखिए 55 और मार्क्स जो हैं वो लोएस्ट हैं, 5 मार्क्स हैं। तो रेंज मेरे पास आ गई L माइनस एस इज इक्वल टू 55 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 50। तो रेंज हमारे पास 50 आ गई, लेकिन कॉफिशिएंट ऑफ रेंज जो है वो L माइनस एस डिवाइड बाई L प्लस एस विच इज़ इक्वल टू 55 माइनस 5 डिवाइड बाई 55 प्लस 5। तो ये 50 डिवाइड बाई 60 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.833। ये हमारे पास 0.833, इसी से हम डिस्पर्शन की मेजरमेंट कर लेते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक और ये कंटिन्यूस सीरीज़ है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द रेंज एंड कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। तो मार्क्स मेरे पास 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, 20, 30, 50, 40 एंड 30 है। तो यहाँ पे हमने आपको 2 मेथड्स बताए थे, वहाँ पे आप US लगा लीजिएगा या MS लगा लीजिए, UL लगा लीजिए या ML बताइए। UL का मतलब अपर लिमिट ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्लास बताया था आपको, LS का मतलब लोएस्ट लिमिट ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ क्लास बताया था, ML का मतलब मैंने मिड पॉइंट ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू क्लास बताया था और MS का मतलब मिड पॉइंट ऑफ द स्मॉल वैल्यू क्लास लगाया था। आप यहाँ पे आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। तो अब जैसे अगर मैं यहाँ पे मेथड जो यूज़ कर रहा हूँ वो है मेरा UL माइनस LS, यानी कि अपर लिमिट ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ लोएस्ट लिमिट ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास। तो आप देख लीजिएगा जो मेरे पास अपर लिमिट ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्लास कौन सी है मेरी 50 to 60। तो 50 to 60 की का जो अपर लिमिट है वो क्या है 60 है, तो मेरी 60 फिगर आ गई। 0 to 10 में मेरे पास लोअर लिमिट ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू क्लास है वो 0 to 10 है, इसलिए यहाँ पे मेरे पास 0 to 10 की जो लोएस्ट लोअर लिमिट ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू क्लास है वो 0 है, इसलिए मेरे पास L माइनस एस क्या हो गया 60 माइनस 0 और L प्लस एस इज इक्वल टू 60 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1.000, क्योंकि 60 डिवाइडेड बाई 60 मेरे पास यहाँ आ गया। अब रेंज तो एक छोटा सा बच्चा भी जो है वो कैलकुलेट कर देगा, लेकिन इसके मेरिट्स क्या है। तो जैसे मैंने कहा इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट, आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल नॉलेज, सिंपल ही बात है। इट टेक्स मिनिमम टाइम टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेंज, क्योंकि 2 ही फिगर तो हमने लेनी है। तो लिमिटेशंस देखो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, हम क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ इसने क्या किया 2 फिगर्स ली, लेकिन सारी आइटम्स को इसने नहीं लिया। तो इट मीन्स इट डज़ नॉट टेक इन टू अकाउंट ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, ओनली 2 एक्सट्रीम वैल्यूज़ आर टेकन इन टू कंसिडरेशन। सो इट इज़ अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़, क्योंकि एक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो और एक छोटी हो, बीच में कुछ और फिगर्स हों, तो नेचुरली इट वुड आल्सो बी इफेक्ट बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द 2 एक्सट्रीम वैल्यूज़। इट डज़ नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी। मैंने बताया था डिग्री बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता। जैसे डिग्री का मतलब 0.866 है, हाईएस्ट है 0.1 बिल्कुल पॉजिटिव। इट डज़ नॉट प्रेजेंट वेरी एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द वेरिएबिलिटी, क्योंकि जब हमें डिग्री और डायरेक्शन दोनों मिल जाए तभी हमको हमें क्लियर पिक्चर मिलती है, जो कि हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो रेंज की हम ज़्यादातर इसका यूज़ कहाँ करते हैं, आपको मैंने पहले बताया था लेकिन फिर बता रहा हूँ। इट फैसिलिटेट्स टू स्टडी क्वालिटी कंट्रोल। मान लीजिए कि
मेरे पास 100 में मोबाइल जो है वो असेंबल करता हूँ, उसमें से 100 में से अगर, या सॉरी 1000 करता हूँ, और 1000 में से अगर एक मोबाइल आपका रेंडमली डिफेक्टिव निकल आता है, तो आप ये बोलते हैं कि ये कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन, ये इट इज़ पॉसिबल। लेकिन अगर आपके पास 2-3 आने जो हैं वो शुरू हो जाएं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, मेरी मशीनरी में खराबी है, मैन पावर में है, कोई ना कोई पार्ट जो है वो डिफेक्टिव है। तो ये हमें कौन बताता है? रेंज बताती है कि अब आपकी जो रेंज है वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई है। It facilitates to study variations of prices of the shares, debenture, bonds and stock market में जब आपके पास अपर लिमिट, लोअर लिमिट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेवल, ये सारा हम किस में, रेंज से ही कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इसका सपोर्ट है, यहाँ इसकी रेजिस्टेंस है, इसके अंदर ही अगर ये शेयर घूमता रहता है तो हमें ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रेजिस्टेंस लेवल तोड़ता है वैसे ही हमें इंटरवीन करना पड़ेगा, प्रोफेशनल लोग जाते हैं। इट फैसिलिटेट्स वेदर फॉरकास्ट। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और बुज़ुर्गों को भी आपने सुना होगा कि ओहो आज तो मॉर्निंग में भी गर्मी थी, तो इसका मतलब बारिश होगी। इस तरह से क्या है कि आप जब भी कोई भी चीज़ एक्सट्रीम हो जाती है, तो उस केस में कोई ना कोई हम कोई इवेंट होने वाला है जिसको हम फॉरकास्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम रेंज के बाद हम गए थे इंटरक्वार्टाइल रेंज में, और आपको हमने इंटरक्वार्टाइल रेंज की बात करी थी कि दिस इज़ द रेंज विच रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड द लोअर क्वार्टाइल, और वो था Q3 हमारा अपर क्वार्टाइल है, डायग्राम बना के बताया था आपको, और Q1 जो है वो लोअर क्वार्टाइल बताया था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। जब मैं इस डिफरेंस की बात कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है कि मेरा 0 से लेकर के Q1 तक 25% एरिया छूट जाता है, और उधर Q3 से लेकर के नेक्स्ट वाला जो एरिया है 25% वो छूट जाता है। इसलिए जो इंटरक्वार्टाइल रेंज है वो सिर्फ कितनी, बीच वाली आइटम्स Q1 से लेकर के Q3 की आइटम्स को, यानी कि 25 Q1 से लेकर Q2, Q2 से लेकर Q3, जो 25% का अगर मैं प्लस करूं तो सिर्फ वो इंटरक्वार्टाइल रेंज किसको मैशर करती है, सिर्फ 50% वैल्यूज को ही मैशर करती है। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज as we have already discussed, Q3 minus Q1. It is sometimes referred to as a quartile deviation और semi interquartile range. मैंने उस दिन इसी में आपको बताया था कि ये बेस है मेरा इंटरक्वार्टाइल रेंज, लेकिन इसको हम क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं, जिसको कि हम सेमी इंटरक्वार्टाइल। तो सेमी के लिए हमने क्या किया था, Q3 माइनस Q1 को 2 से डिवाइड कर दें तो मेरा सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज बन जाता है। वही क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला हमने बनाया था, आपको एब्सोल्यूट भी और रिलेटिव भी बनाया था आपके पास। अब देखिए, नंबर ऑफ द कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय द मैनेजर ऑफ ए सुपरमार्केट वाज रिकॉर्डेड फॉर ईच ऑफ द लास्ट 10 वर्किंग डेज। ये मेरे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं किसी आइटम से सुपरमार्केट में। 10 दिन में 21, 15, 18, 5, 10, 17, 21, 19, 25, 28 कंप्लेंट्स मेरे पास आ गई। अब इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए हमने डाटा को सॉर्ट आउट किया असेंडिंग ऑर्डर में 5, 10, 15। तो मेरे पास 2 फिगर आ गई, एक 5 और एक 28 फिगर हमारे पास आ गई है। लेकिन अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, क्वार्टाइल करना है। तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करिए कि डाटा कौन सा है। देखिए मेरे पास डाटा कौन सा है जी, इंडिविजुअल से। अगर इंडिविजुअल के केस में आपको हमने बताया था कि हम क्वार्टाइल को कैलकुलेट करने के लिए हम चाहे इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। दूसरा स्टेप मेरे पास क्या था कि हम Q1 की कैलकुलेशन करते हैं तो साइज ऑफ n+1/4 आइटम लेते हैं। तो अब साइज ऑफ n+1/4 आइटम, तो मेरे पास यहाँ पे आप देखिए कि कितने आइटम्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 आइटम्स हैं। तो 10 + 1 = 11, 11 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 2.7 आइटम। अब मैं 2.7 आइटम को कैसे कैलकुलेट करूँगा, सेकंड आइटम लूँगा और प्लस 0.7 पॉइंट। अब मेरे देखो सेकंड आइटम मेरे पास कौन सी है, 10 है, तो मैंने सेकंड आइटम को 10 लिख दिया। और उसके बाद मेरी थर्ड आइटम तो है नहीं, 0.75 है, तो मैं एक आइटम नेक्स्ट की लूँगा, और नेक्स्ट आइटम मेरे पास कितनी है, 15 है, जो कि 3 नंबर पे है। इसका 10 और 15 के बीच में है वो फिगर। तो हम मैंने क्या किया, 0.75 को 15 - 10 इसके बीच की फिगर है,
तो इसके बीच का डिफरेंस 5 आ गया। 5 को मैंने 0.75 से मल्टीप्लाई किया और मेरे पास फिगर आ गई 3.75। तो मेरा 10 प्लस 3.75 विच इज़ इक्वल टू 13.75। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 10 और 15 के बीच की फिगर है ये, तो वो कौन सी है, वो है 13.75। इस तरह से मेरे पास Q1 आ गया। अब आपको पता है कि Q3 की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो Q3 की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, साइज ऑफ 3 n+1/4 आइटम। अब मेरे पास n कितना है, 10 है, तो 10 + 1 इज इक्वल टू 11 हो गया। 11 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 33 आ जाएगा। 33 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास फिगर जो है वो 8.25 आ गई। अब मेरे पास 8.25 आ गई, तो अब सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि 8th आइटम कौन सी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर आप 8th आइटम देखें तो 20, आप मेरे पास 21 है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो 25 है। अगर 25 है तो इसके बीच की आइटम है, तो 9th आइटम जो है 25 है। 8th आइटम जो है 21 है, तो 0.25 9th आइटम माइनस 8th आइटम, 25 माइनस 22, ये आ गया मेरा 4। और 4 को अगर मैं 0.25 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आपके पास आ जाता है 1। ये यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है, तो ये 21 + 1 जो है ये होगा 22। सो द आंसर इज नॉट 23 बट द आंसर इज 22। तो इस तरह से मेरे पास जो इंटरक्वार्टाइल रेंज हमारे पास आ जाती है वो मेरे पास यहाँ पे 22 माइनस 13.75 होना चाहिए विच इज इक्वल टू 9.25। और उसी तरह से ये मेरे पास इंटरक्वार्टाइल रेंज आ गई। लेकिन कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन मैंने आपको फार्मूला ये क्रिएट करके दिया था, क्योंकि Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 2 से 2 कट जाता है और फार्मूला मेरा बन के आता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो इस तरह से मेरा ये जो प्लस वाली फिगर है ये 22 माइनस 13.75 आ गया और यहाँ पे 22 प्लस 13.75 प्लस हो जाएगा। अगर आप इसको मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो यहाँ पे मेरे पास अब कौन सा डेटा आ गया जी, मेरे पास आ गया जी कंटिन्यूअस सीरीज का डेटा यहाँ पे आ गया। अगर ये कंटिन्यूअस सीरीज का डेटा है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास दे रखे हैं और आपको हमने पहले सिखा के रखा हुआ है कि क्वार्टाइल अगर कंटिन्यूअस सीरीज़ है तो उस केस में कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। एंड एज यू नो Q1 की कैलकुलेशन करते हैं तो साइज़ ऑफ n/4 आइटम होती है। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो जस्ट रिवीजन कर रहा हूँ वहाँ से। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और ये मेरी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बन गई। 10 में 20 प्लस किए तो 30 आ गया, 30 में 30 ऐड किए तो 60 आ गया, 60 में 50 ऐड किया तो 110 आ गए, 110 में 40 ऐड किया तो 150 आ गए, 150 में 30 ऐड किया तो 180 आ गए। इस तरह से मेरे पास जो टोटल n है वो भी जो कंटिन्यूस सीरीज होती है वही 180 होता है। तो मेरा जो फार्मूला होता है Q1 का वो क्या है, वो होता है L प्लस n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू C। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले मेरे को Q1 चाहिए साइज ऑफ n/4 आइटम और 180 डिवाइड बाई 4th आइटम विच इज इक्वल टू 45th आइटम। अब आप देखिए कि 45th आइटम जो है वो कहाँ पे है। तो चलेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 45th आइटम कहाँ है जी, 60 में। और 60 के सामने आ जाओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, फ्रिक्वेंसी वो 30 है। और उसके सामने अगर आप आ जाओ तो मार्क्स आ जाते हैं। और ये कौन सी क्लास में आ गया, तो Q1 कौन सी क्लास में है, वो है 20 to 30 की क्लास में। जब 20 to 30 की क्लास में है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, L चाहिए, लोअर चाहिए। तो L तो वो क्या हो गया, 20 हो गया मेरे पास। अब उसके बाद अगर ये मेरा 20 to 30 की क्लास में आता है तो मेरा L कितना हो गया, 20 हो गया। n/4 180 डिवाइड बाई 4 आपके सामने है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, उससे पीछे वाली क्लास, यानी कि हम पीछे वाली क्लास में कहाँ जाएंगे, 10 20, उसके सामने जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है वो 30 आ गई। तो F मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे 30 आ गया।
और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी मेरे पास क्या आ गई, 30 आ गई। आई जो है वो क्लास का जो है वो डिफरेंस हो गया, और डिफरेंस कितना आ रहा है, 10, 0 to 10, 10 का डिफरेंस है। तो आपके सामने Q1 का 30 जो है मेरी फ्रिक्वेंसी आ गई। ये L1 का मतलब यहाँ पे Q1 के से रिलेटेड है, इसलिए मैंने L1 लिख दिया है, क्योंकि हम Q1 की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सारी फिगर मेरे पास आ गई। अब देख लीजिएगा कि हमारा जो है वो कैलकुलेशन कैसे होगा। तो Q1 इज इक्वल टू L कितना था जी, 20 था, प्लस 180 माइनस 4, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी, 30 थी, डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी भी मेरी कितनी थी, 30 थी, मल्टीप्लाइड बाय 10 आ गया, प्लस 20 प्लस अगर हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे मेरे पास 45 आ रहा है। 45 में से अगर मैं 30 को माइनस करूँ तो मेरा 15 आ रहा है। 15 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो मेरे पास 5 आ रहा है। तो 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25 यहाँ पे कैलकुलेशन हो गई। उसके बाद मुझे चाहिए Q3। तो Q3 के केस में कंटिन्यूस सीरीज में साइज ऑफ 3 इंटू n बाई 4th आइटम, जो मैंने J के साथ आपको बताया था वहाँ पे जब हम मीन मीडियन मोड कर रहे थे। देखो ये चैप्टर तभी समझ आएंगे अगर पीछे वाले लेक्चर अगर आपने अटेंड किए होंगे, पीछे वाले लेक्चर आपने देखे होंगे। अगर नहीं है तो वो देख लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ आ सकते हैं। तो साइज ऑफ 3 इंटू n कितना मेरा 180 डिवाइड बाई 4th आइटम, वो कहाँ है, 135th आ गया। अब हम देखते हैं कि 135th जो है वो कहाँ पे है। ये देखिए 135th, ये जो Q3 लिखा है मैंने, ये 150 के अंदर आता है। तो 150 के सामने अगर फ्रिक्वेंसी देखें तो 40 आती है। उसकी जो क्लास है वो क्लास कौन सी आ गई, 40 to 50 की क्लास आ गई। तो उसकी जो लोअर क्लास है वो क्या है, 40 है। अगर 40 है तो उससे पीछे वाली क्लास कौन सी है, 30 to 40 है। उसके सामने अगर सीधे चले जाएं तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी आती है, 110 आती है। तो ये जो नीचे वाला है इसमें आपको Q3 की वैल्यू, CF भी आ गया, F भी आ गया, और जिसको मैंने L3 से डिनोट किया है वो L है। तो हमारी सारी फिगर्स हैं जो हैं वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगर नहीं पता चल रहा है तो कॉपी पे नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम सीधे जो है वो फार्मूले पे अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए Q3 इज इक्वल टू 40 प्लस 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 110 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10। तो यहाँ पे मेरा 45 इंटू 3 के साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 135 माइनस 110, तो ये 25 डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये 40 आएगा। अगर ये 40 आ रहा है तो 25 डिवाइड 40 इंटू यहाँ पे मेरे पास जो है वो 10 आ रहा है। तो ये 6.25 आता है मेरे पास, क्योंकि ये 0.625 आएगा। ये 10 नहीं है भाई, 10 नहीं, ये 40 है। इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा। 25 डिवाइड बाई 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया मेरा 6.25, और 40 प्लस 6.25 ये मेरे पास आ गया Q3। तो मेरी इंटरकोटाइल रेंज Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 46.25 माइनस ये मेरा Q3 आ गया, ये मेरा Q1 25 है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 21.25 आ गया। उसके बाद मेरा कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है विच इज़ इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। तो आप क्या करेंगे, इसमें से सिर्फ Q3 माइनस 21.25 मेरे पास है, और 46.25 में प्लस कर देंगे 25, तो ये मेरे पास आ जाएगा 71.25। उससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आपके पास आ जाएगा। अब अगर हम इसकी मेरिट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन देखेंगे तो इतने ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। आपको क्वार्टाइल के कैलकुलेशन आनी चाहिए। इट इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ज़्यादा फिगर्स को कंसीडर करते हैं। ये इट कैन बी यूज इन ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना लोअर लिमिट चाहिए ना अपर लिमिट चाहिए, तो इट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ द ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, इसमें की जो लिमिटेशन है, हम फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। इट इज़ अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। एक सैम्पल लेंगे दूसरे फैंगल तो रिजल्ट आपके डिफरेंट होंगे। दिस मेथड ऑफ डिस्पर्शन इज़ आल्सो नॉट बेस्ड ऑन द ऑल आइटम्स, पर लेकिन रेंज से तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हम आइटम्स को कंसीडर करते हैं।
बाकी यहाँ पे भी दोबारा से हम क्या करते हैं, 50% ऑफ द आइटम्स को हम दोबारा से क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे दोबारा से क्या ले रहे हैं, Q1 Q3 ले रहे हैं, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, 50%, जो हमने डायग्राम से आपको यहाँ पे डिस्कस किया था। तो ये यहाँ तक हमारी जो कैलकुलेशन है, जो कि हमने आपको पेन लेकर के भी बात करी थी, उसी के बेस के ऊपर अब हमने कैलकुलेशन कर दी। अब उसके बाद की जो हमारी कैलकुलेशंस होंगी वो होंगी हमारी मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हम